नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विद मंतोष में। आज हम लोग प्रश्नों को देखेंगे जो कई दिनों से श्रृंखलाएं चल रही हैं और ये जियोग्राफी का प्रश्न है। टीएसटी पीएसटी चाहे आप डीएसएस भी दें या बीपीएससी दें या स्टेट दें या बी स्टेट दें या यूपी टीएसटी पीएसटी दें, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तरंग दैर्ध्य क्या है? तरंग दैर्ध्य क्या है? ऑप्शन है, दो लगातार शीर्षों के बीच की क्षैतिज दूरी, तरंगों द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी, यह तरंग की ऊंचाई का आधा होता है, तरंगों द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तरंग दैर्ध्य जो है वो दो लगातार शीर्षों के बीच की क्षैतिज दूरी होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्न में से किसे जनांकीय विभाजक मानते हैं? तो इसमें जनांकीय विभाजक कौन सा है? ये पहले भी मैं प्रश्न ले चुका हूं। इसका सही ऑप्शन है डायरेक्ट 1921। ठीक, 1921 ऑप्शन जो है ये सही है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये पहले भी प्रश्न आ चुका है कई बार। जो लोग देखे होंगे वो तुरंत पकड़ लेंगे। इसे जनांकीय विभाजक कहते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि इस समय जो है अकाल महामारी इस सब वजह से जो है वो जनसंख्या में ऋणात्मक हुई थी। जनसंख्या जो है उस समय ऋणात्मक हुई थी, इसीलिए इसे जनांकीय विभाजक के नाम से जानते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में चीनी उद्योग का स्थानीयकरण उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक रहा है। इस कथन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है, सस्ता श्रम, बाजार की उपलब्धता, सस्ती ऊर्जा, गन्ने की अधिक उपज एवं सुक्रोज की मात्रा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जो उत्तर से दक्षिण खिसक रहा है उसका सही जो विवरण है वो है गन्ने की उपज एवं सुक्रोज की मात्रा। अगर गन्ने की उपज न हो, सुक्रोज की मात्रा हो, तब भी ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो दक्षिण वाले क्षेत्र के गन्ने हैं उनमें सुक्रोज अधिक पाया जाता है और जो उत्तर वाले क्षेत्र में बोए जाते हैं गन्ने, इसमें सुक्रोज कम होता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि भारत पाइपलाइनों के विकास ने मुख्य रूप से सहायता की है। तो पाइपलाइन की जो विकास है वो किस में सहायता की है? ऑप्शन है, रासायनिक उद्योगों की स्थापना में, शक्ति केंद्रों की स्थापना में, पेट्रो रसायन उद्योग की स्थापना में, वस्त्र उद्योग की स्थापना में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पेट्रो रसायन उद्योग के स्थापना में इसका जो है अधिक सहायता इससे मिली है। जो है पेट्रोल आसानी से पाइपों द्वारा पहुंच जाता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। ये सब प्रश्न पूछता है और यही सबसे प्रश्न आएगा, कोई बाहर से नहीं प्रश्न लेके आएगा, बस घुमा के प्रश्न देगा। जो देखिए अगला है शब्द रेगुर। शब्द रेगुर से संबंधित है, किससे संबंधित है? डेल्टा जलोढ़ मिट्टी से, लैटेराइट से, लाल और पीली मिट्टी से, काली कपासी मिट्टी से। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। रेंगूर को काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और काली कपासी मिट्टी का कभी कभी एरिया भी पूछता है, बहुत ज़्यादा जो है ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश मतलब एमपी, इन क्षेत्रों में सबसे अधिक इसका एरिया। बाकी थोड़ा थोड़ा तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान इस सब में भी है, लेकिन यहाँ पे सबसे अधिक है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे गहरी नदी घाटी पाई जाती है। तो सबसे
गहरी नदी घाटी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है भागीरथी एवं अलकनंदा में, मंदाकिनी एवं अलकनंदा में, नर्मदा एवं ताप्ती में, यमुना एवं चंबल में। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी एवं अलकनंदा में। सबसे गहरी घाटी इसी में पाई जाती है। चलिए अगला देखते हैं। और इन दोनों के संगम को क्या कहते हैं? भागीरथी और अलकनंदा के संगम को क्या कहते हैं? तो देव प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? देव प्रयाग। इसी देव प्रयाग से गंगा नदी निकलती है, गंगा नदी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित शैल समूहों में कौन सबसे पुराना है? इसमें कौन सा सबसे पुराना शैल समूह है? ऑप्शन है कुड़प्पा समूह, विंध्यन समूह, धारवाड़ समूह, गोंडवाना समूह। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, धारवाड़ समूह। धारवाड़ समूह जो है ये सबसे पुराना है। ठीक, ये किसके अंतर्गत आता है? ये आग्नेय के अंतर्गत आता है। आग्नेय शैल के। ठीक, चलिए अगर कभी कभी इसका क्रम भी पूछ देता है, देखिए अगर क्रम पूछे तो ये कैसे होगा? आर्कियन, फिर धारवाड़, कुड़प्पा, उसके बाद विंध्यन, फिर गोंडवाना, विंध्यन के बाद गोंडवाना, फिर तृतीयक मतलब टर्शियरी, फिर चतुर्थक मतलब क्वार्टरनी। ये इसका क्रम है। आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना और तृतीयक, चतुर्थक। चलिए अगला देखते हैं। महानदी का उद्गम ... से होता है, तो महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन है कोदागु कर्नाटका, नासिक महाराष्ट्र, रायपुर छत्तीसगढ़, महाबलेश्वर सह्याद्री। सही ऑप्शन है रायपुर छत्तीसगढ़। महानदी का जो उद्गम है वो रायपुर छत्तीसगढ़ माना जाता है। ठीक, वास्तव में तो ये है सिंघवा, जगह का नाम है सिंघवा। इसका जो उद्गम होता है वो सिंघवा से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है कि जबलपुर नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो जबलपुर किस नदी किनारे पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। नर्मदा नदी पर जो है कौन? जबलपुर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। 9 डिग्री चैनल कहाँ अवस्थित है? पिछले वीडियो में इसके बारे में पूरा चर्चा किया था। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री। जो भी लोग भी पीछे की वीडियो देखते होंगे उनको क्लियर होगा। कावारत्ती तथा मिनी का, अमीन द्वीप तथा कावारत्ती, कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार, अंडमान तथा निकोबार द्वीप के बीच। सही ऑप्शन है कावारत्ती और मिनी काय के बीच। अगर कावारत्ती की जगह लक्षद्वीप देता है, लक्षद्वीप या लक्षद्वीप दी या कावारत्ती, लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती। ठीक, दोनों में से चाहे जो दे वो सही हो जाएगा। ठीक, 10 डिग्री चैनल की अगर हम बात करें, 10 डिग्री
तो 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच होगा? अंडमान और निकोबार के बीच। ठीक, 10 डिग्री। और अगर बात करें तो 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय, मिनिकॉय और मालदीव के बीच, मिनिकॉय और मालदीव के बीच। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले भारतीय राज्य का नाम बताइए। सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस राज्य का है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, उसके बाद कौन सा है? महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश। ये है इसका क्रम। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 9, 8, 7, 10। सही ऑप्शन है 8। 8 कौन कौन से है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये है टोटल 8 राज्य। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि जापान में मछली पालन के संबंध में MAFF का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है मैरीटाइम एजेंसी फॉर फिशरीज एंड फॉरेस्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड फॉरेस्ट्स, मैरीटाइम एजेंसी फॉर फिशिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्स एंड फिशरीज। सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। इसका बी नहीं है, डी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड फिशेस। ये है इसका सही ऑप्शन। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ की स्थापना कब हुई? तो यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ की स्थापना ऑप्शन है 3 मई 1950, 3 मई 1960, 3 मई 1963, 3 मई 1965। सही ऑप्शन है 3 मई 1960 को हुई थी। ठीक, और इसमें सदस्य कौन कौन थे? इसमें सदस्य कौन कौन है पूछ सकता है कहीं। तो इसमें है ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आइसलैंड,
आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड। ठीक, ये लोग पहले थे। बाद में फिर कौन कौन इसमें शामिल हुए हैं? तो बाद में शामिल हुए हैं ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये लोग बाद में शामिल हुए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित देशों में किसमें न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है? ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि जापान में समुद्री फेनी को सुखाया जाता है, पट्टियों के रूप में काटा जाता है और एक नमकीन और चबाने वाले स्नैक के रूप में खाया जाता है। जापान में इसे कहा जाता है। ऑप्शन है ए बी, ईका, इनागो, मगुरो। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ईका। उसे सुखाया जाता है समुद्री फेनी को, फिर पट्टियों के रूप में काटा जाता है, उसमें नमकीन मिलाया जाता है और चबाने के लिए स्नैक के रूप में उसे बनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हीरे का मौलिक रूप क्या है? हीरे का जो मौलिक रूप है क्या है, मतलब हीरा किस से बनता है? ऑप्शन है बलुआ पत्थर, नीस, कोयला, ग्रेफाइट। सही ऑप्शन है कोयला। कोयले से जो है वो हीरा बनता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो सूची 1 में है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सूची 2 में है गतिविधियां। ठीक, देखिए प्राथमिक अनुसंधान प्रयास, द्वितीयक रेल सेवाएं, तृतीयक पर्ल कल्चर, चतुर्थक सूती कटाई। तो आइए इसको पहले मिला लेते हैं। देखिए प्राथमिक जो हो जाएगा वो पर्ल कल्चर होता है, मतलब इसमें कृषि होती है। ठीक, द्वितीयक इसमें सूत कताई होती है, मतलब कि जो प्राथमिक में होता है, जो पैदा किया जाता है, उपजाया जाता है, उसी का जो है कि ये लोग मॉडिफाई करते हैं द्वितीयक में। तृतीयक में जो होता है वो रेल सेवाएं आती हैं, मतलब ये सब सामानों को ढोने के काम में आता है। चतुर्थक में क्या होता है, ये अनुसंधान प्रयास होता है, इसमें जो है कि हर चीज की खोजें की जाती है। ठीक, ये होता है। इसमें हो जाएगा तीसरा, फिर चौथा, फिर तृतीयक में रेल सेवाएं तो दूसरा, फिर पहला। 3 4 1 2 2 1 ना, 2 1। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, देख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। सो कोह क्या है? ऑप्शन है व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेत, राज्य और निजी स्वामित्व वाले खेत, राज्य के स्वामित्व वाले खेत, पट्टे पर लीज किए गए खेत। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ए पट्टे पर यानी लीज पर लिए गए खेत होते हैं सो को। ठीक, और ये पाया कहाँ जाता है? रूस में। कहाँ पे? रूस में। अगला है निम्नलिखित में से मिश्रित खेती की विशेषता कौन सी है? इसमें मिश्रित खेती की विशेषता कौन सी है? ऑप्शन है एक ही खेत में 2 फसलें उगाई जाती हैं,
जब किसान फसलों को बढ़ाता है और इसके साथ साथ तृतीयक क्षेत्र में भी कार्य होता है। फसल और पशुपालन का संयोजन, किसान खेती के पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है, इसमें जो मिश्रित खेती होती है उसमें फसल और पशुपालन दोनों होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने कृषि आयोजना के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया? ऑप्शन है 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना में ये अपनाया गया था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित फसलों में से भूमध्य सागरीय प्रदेशों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? ऑप्शन है खाद्यान्न फसलें, व्यापारिक फसलें, औद्योगिक फसलें, फलों की फसलें। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, फलों की फसलें। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में सबसे महत्वपूर्ण है फलों की फसलें। यहाँ पे खट्टे फल की सबसे अधिक खेती की जाती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, ग्रेट आर्टेजियन बेसिन स्थित है कहाँ है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, सूडान। सही ऑप्शन है, ये जो आर्टेजियन बेसिन है ये ऑस्ट्रेलिया में है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हिंदी में बोलते हैं पाताल तोड़ कुआं। पाताल तोड़ कुआं। ठीक, इंग्लिश में इसे बोलते हैं ग्रेट आर्टेजियन बेसिन। ये दोनों शब्द याद होने चाहिए, क्योंकि ये तो जानते थे सब लोग, लेकिन इसके बारे में नहीं जानते थे। बहुत कम लोग जानते भी रहे होंगे भाई, ऐसी नहीं बात। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि अनेक परिवहन मार्गों के मिलन स्थल पर निम्नलिखित में से किस अधिवास प्रतिरूप का होता है? जो परिवहन मार्ग पे मिलन है वो कौन से अधिवास हैं? ऑप्शन है ताराकृति, रेखी, गोलाकार, आयताकार। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तारा आकृति। तारा आकृति जो होती है वो परिवहन मार्गों पे मिलती है। और इसके बारे में सबसे पहले स्वीकृति कौन दी थी? तो सर्वप्रथम दिए थे हुर्द। कौन? हुर्द। कब दिए थे? 1903 ईस्वी में। ठीक, 1903 ईस्वी में हुर्द दिए थे। देखिए आप लोगों के लिए मैं एक एक नया खोज के लाता रहता हूँ। ठीक, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सभी लोग, और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। ठीक, हुर्द नाम याद करिएगा। हुर्द जो है तारांकित आकृति दिए थे सबसे पहले 1903 में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि भारत में स्थानिक प्रजातियां मुख्यतः दार्ट चार्ट में पाई जाती हैं। भारत में स्थानिक प्रजातियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन है पूर्वी भारत, मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है। अगला है, शिकार करने का हार्पून नामक यंत्र किसका है? तो शिकार करने का हार्पून नामक यंत्र किसका है? ऑप्शन है बुशमैन, पपुआ, बेद्दा, एस्किमो। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हाँ एस्किमो। एक प्रश्न और पिछली बार बना था कि कच्चा मांस खाने वाला कौन है?
तो वो एस्किमो, ऑप्शन में एस्किमो रखा था तो उसका सही ऑप्शन एस्किमो है। एस्किमो मतलब ही होता है कच्चा मांस। ठीक, एस्किमो मतलब ही होता है कच्चा मांस। और इनके घरों को क्या कहा जाता है? इनके घरों को इग्लू क्या कहा जाता है? इग्लू। ठीक, जो बर्फ का बना होता है। चलिए आगे भी देखते हैं। ये मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है। अगला है कि निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में किसमें 2011 में अनुसूचित जनजातियों का सबसे उच्च प्रतिशत था? ऑप्शन है लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, दमन एवं दीव। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो 2011 में अनुसूचित जनजातियों में सबसे उच्च प्रतिशत रखा है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मंगोलायड प्रजाति किस शब्द की उत्पत्ति का क्षेत्र माना गया है? तो मंगोलायड जो प्रजाति है उसका उत्पत्ति का क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है मध्य यूरोप, मध्य एशिया, मध्य अफ्रीका, मध्य ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मध्य एशिया। मध्य एशिया जो है ये मंगोलायड प्रजाति का है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि सबसे छोटे दांत किस मानव प्रजाति का गुण है? सबसे छोटे दांत जो हैं वो किस मानव प्रजाति का गुण है? ऑप्शन है निग्रोइड, मंगोलाइड, काकेसाइड, ऑस्ट्रेलाइड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वो है मंगोलाइड। ठीक, और अगर पूछे कि सबसे बड़े दांत किसके होते हैं? सबसे बड़े दांत, तो सबसे बड़े दांत होते हैं निग्रोइड के। निग्रोइड। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों का सही अवरोही क्रम है। तो उत्तर प्रदेश का इसमें बताना है। तो इसका सही हो जाएगा, सबसे अधिक इलाहाबाद में है, फिर मुरादाबाद में है, फिर गाजियाबाद में है, फिर लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए सी सही। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि किसने भूमि प्रयोग अध्ययन आरंभ किया और ब्रिटेन का भूमि प्रयोग मानचित्र प्रस्तावित किया? ऑप्शन है मैकिंडर, एल.डी. स्टाम्प, गेडिस, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी एल.डी. स्टाम्प। जो ब्रिटेन का भूमि प्रयोग मानचित्र प्रस्तावित किया वो थे कौन? स्टाम्प। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है जियोग्राफिका जर्नलिसिस हेरोडोटस, कॉस्मस हम्बोल्ट, अर्डुकुंडे, रीटर, एंथ्रोपोजियोग्राफी, रेडजेल। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो जियोग्राफिका जर्नलिसिस ये है वारेनियस के। किसकी? वारेनियस। बाकी सब सही। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता। अगला है जर्मन शब्द लैंडस्केप की अंग्रेजी भाषा में विस्तृत व्याख्या की। किसने की थी अंग्रेजी भाषा में सबसे विस्तृत व्याख्या? ऑप्शन है आर. हार्टसोन, ए. हंटिंगटन, कार्ल सावर, डी. हार्वे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। कार्ल सावर जो है
जर्मन शब्द लैंडशाफ्ट की अंग्रेजी भाषा में विस्तृत वर्णन किया था। ठीक, और भी अगर कार्ल सावर के बारे में अगर बात करें तो और भी इनकी पुस्तक है सांस्कृतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल जियोग्राफी, और है स्थल जीवन, स्थल एवं जीवन, और है दृश्य भूमि की आकृति, दृश्य भूमि की आकृति। ठीक, जिसको नोट करना हो नोट कर लीजिएगा। अगला है निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी? ऑप्शन है रीटर, डडले स्टैम, हार्टसोन, ब्लॉस। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ये है हार्टसोन की पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी। हार्टसोन की बहुत फेमस पुस्तक है। और भी अगर हार्टसोन की पुस्तक के बारे में अगर बात करें तो और है द नेचर ऑफ जियोग्राफी, बहुत पूछता है जियोग्राफी, ये आई थी 1939 में। और पर्सपेक्टिव ऑफ नेचर जो है ये आई थी 1959 में, ये 1959 में आई थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। एक तरफ संकल्पना, दूसरी तरफ प्रस्तावक। निश्चयवाद OH की स्पीड, संभववाद F रेडजेल, नव निश्चयवाद ब्रून्स, प्रसंभाव्यवाद G टेलर। संभववाद को सबसे पहले पकड़िए क्योंकि संभववाद जो है वो सबसे अच्छा है। ऑप्शन भी देख लीजिए, देखिए ये है ऑप्शन। ठीक, संभववाद में 3 लोग हैं, कौन कौन? जे ब्रून्स हैं, फाइब्रे हैं, और एक और हैं, कौन? ब्लास। ठीक, ये तीनों में से एक लोगों का नाम जरूर रहेगा प्रस्तावक में, जिम ब्रून्स, फाइब्रे और ब्लास में। उसके बाद निश्चयवाद रेडजेल, नव निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर, प्रसंभाव्यवाद भी बहुत अच्छे से पकड़ में आ जाएगा OH के स्पीड। ठीक, आसानी से आप पकड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही, 2, 3, 4, 1। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 36। गतिशीलता संक्रमण मॉडल प्रतिपादन किया गया था। तो गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? टेलर, जेलेंस्की, गार्नियर, सैंपल। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जेलेंस्की। ये जेलेंस्की द्वारा जो है प्रतिपादक है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 37। प्रश्न है कि भूगोल के मानववादी विचारधारा के प्रतिपादक कौन हैं? तो भूगोल की मानववादी विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है वॉलपर्ट, टान, किर्क, हार्वे। सही ऑप्शन है टान या तुआन। ठीक, ये है मानववादी विचारधारा के प्रतिपादक। और एक कब दिए थे? 1976 में। चलिए अगला देखते हैं। अगला फिर है सुमेलित करना है। एक तरफ है वन्यजीव अभयारण्य, दूसरे तरफ है राज्य। नामदफा कर्नाटक, पेरियार अरुणाचल प्रदेश, बांदीपुर मणिपुर, लामजाओ केरल। तो देखिए नामदफा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, पेरियार केरल में बहुत फेमस है,
बांदीपुर कर्नाटक का बहुत फेमस है। लाम जाओ, इसका नाम है केबुल कलाम जाओ, ये है मणिपुर में बहुत फेमस। सही ऑप्शन है 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ भी सुमेलित करने वाला है। सूची 1 को सूची 2 सुमेलित करना है। एक तरफ है महाद्वीप, दूसरी तरफ शीतोष्ण घास के नाम है। ठीक, आइए मिलान करते हैं। देखिए नीचे ऑप्शन भी दिया है, देख सकते हैं। उत्तरी अमेरिका वेल्ड, दक्षिणी अमेरिका डाउन्स, अफ्रीका प्रेरी, ऑस्ट्रेलिया पंपास। तो सबसे पहले इसका उत्तरी अमेरिका का मिला लीजिए। उत्तरी अमेरिका का सबसे पहला हो जाएगा प्रेरी, बहुत फेमस है। दक्षिणी अमेरिका में पंपास फेमस है। अफ्रीका में वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 3 4 1 2। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी कर्मता नीचे से संबंधित है? पारिस्थितिकी कर्मता से कौन संबंधित है? ऑप्शन है न्यूनतम बल का नियम, एकरूपता का नियम, प्रतिस्पर्धात्मक निष्कासन का नियम, इकोसॉफी का सिद्धांत। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिस्पर्धात्मक निष्कासन का नियम। ठीक, ये है पारिस्थितिकी कर्मता यानी नीचे से संबंधित। अगला है कोई प्रकोप आपदा बन जाता है जब वह प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है। ऑप्शन है वायुमंडलीय संचरण को, समुद्री जीव जंतुओं को, वन्य पारिस्थितिकी को, मानव आवास को। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मानव आवास को। कोई प्रकोप आपदा कब बनता है? जब वो मानव आवास को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। वे पौधे जो अपना जीवन दूसरों पर गुजारते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है एपीफाइटिस, हेलोफाइटस, जीरोफाइट्स, हाइग्रोफाइट्स। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एपीफाइटिस, एपीफाइटिक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, ये जो जीरोफाइट है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उष्ण शुष्क जलवायु क्षेत्र में। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अगला है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स कहाँ पाया जाता है? तो हेलोफाइट जो है ये लवड़ी मृदा में पाया जाता है, लवड़ी मृदा में। ठीक, और हाइग्रोफाइट्स कहाँ पाया जाता है? तो ये जल मग्न क्षेत्र में, जल मग्न क्षेत्र में जहाँ तैरने वाले पौधे होते हैं वहां पे। ठीक, और जो एपीफाइट्स हैं, एपीफाइट्स की जो जड़ें हैं वो जमीन में नहीं होती हैं। ठीक, इनकी जड़ें जो है वो जमीन में नहीं होती हैं, ये वृक्षों के तनों, शाखाओं आदि में उगते हैं, जैसे लताएं। इसमें ऑप्शन में एक आर्टिक रखा जाएगा जैसे लता। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है जीवमंडल शब्द का प्रथम बार व्यापक स्तर पर प्रयोग किसने किया था? जीवमंडल का प्रथम बार व्यापक स्तर पर पूछ रहा है। ऑप्शन है डार्विन, ट्रिवार्था, लिनियस, बर्नार्ड्सकी। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बर्नार्ड्सकी जो है ये व्यापक स्तर पर प्रयोग किए थे। चलिए अगला देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है 2016 टीजीटी का एक प्रश्न है। पनामा। कौन जोड़ती है? पनामा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है किस प्रकार के महासागरों निक्षेप महासागरीय तलों में सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तारित है? ऑप्शन है जैविक निक्षेप, स्थलजात निक्षेप, ज्वालामुखी निक्षेप, उल्का निक्षेप। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जैविक निक्षेप। महासागरीय निक्षेप महासागरीय तलों में सर्वाधिक क्षेत्र पर ये विस्तृत है। कौन? जैविक निक्षेप। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है महासागरीय मग्न तट की गहराई कितनी होती है? ऑप्शन है 200 मीटर से 600 फीट, 40 मीटर से 600 फीट, 30 मीटर से 600 फीट, 50 मीटर से 600 फीट। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 200 मीटर से 600 फीट। यह है महासागरीय मग्न तट की गहराई। इसका ढाल अगर पूछे तो कितना है? 1 डिग्री से 3 डिग्री ये पूछता है, ढाल भी पूछता है, इसका प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रवाल भित्तियों के हिमानी नियंत्रण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो हिमानी नियंत्रण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है रिगिनाल्ड ए डेली, चार्ल्स डार्विन, जॉन मुरे, विलियम एम डेविस। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है हिमानी नियंत्रण सिद्धांत जो दिए हैं वो डेली दिए हैं। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, डेली। ठीक, और मर्रे का जो है वो है मर्रे का स्थल स्थिर सिद्धांत, ये है मर्रे का। ठीक, डार्विन का अवतलन सिद्धांत से सबसे तो प्रश्न पूछेगा। एक पक्का है कि जो है प्रवाल भित्ति से तो एक प्रश्न बनना ही बनना चाहिए, जो भी एग्जाम हो टीएसटी पीएसटी का। डेविस का संशोधित अवतलित सिद्धांत, संशोधित अवतलन का सिद्धांत। ठीक, इतना अगर याद कर लेंगे एक प्रश्न फंस जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। और भी अगर डिटेल पढ़ना हो, इसमें जानना हो, तो टीएसटी पीएसटी का जो प्लेलिस्ट है जो है उसमें मैं बहुत सारा क्वेश्चन ये सबसे करवाया संबंधित, बहुत क्वेश्चन उसमें आप जाके डिटेल भी देख सकते हैं और उसको क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं आराम से। अगला प्रश्न है कोपेन की सीएस जलवायु मिलती है। कोपेन की जो सीएस जलवायु कहाँ मिलती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, मध्य महासागरीय मरुस्थल में, मध्य अक्षांशीय कोरधारी वनों में, उपोष्ण मरुस्थलों में। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में कोपेन सीएस जलवायु पाई जाती है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य की रोशनी को अधिक परावर्तित करता है? तो सूर्य की रोशनी कौन अधिक परावर्तित करता है? ऑप्शन है धान फसल भूमि, ताजा बर्फ से आच्छादित भूमि, रेतीली रेगिस्तान, प्रेरी भूमि। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? जो ताजा बर्फ होता है वो सबसे अधिक उसको परावर्तित करता है। ठीक, कौन? ताजा बर्फ। इसमें बर्फ हो जाएगा, संगमरमर हो जाएगा,
मरमर और जो भी सफेद वस्तु है वो सबसे ज्यादा होता है। चलिए अगला देखते हैं। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। किससे बचाती है? गामा किरणों से, एक्स किरणों से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, पराबैंगनी से। सही ऑप्शन है पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रा वायलेट। ये बार बार पूछता रहता है कहीं ना कहीं। अगला है वर्ष 1750 के बाद वायुमंडल में हुई कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत सही है? ऑप्शन है 5 से 10%, 10 से 15%, 15 से 30%, 30% से अधिक। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 30% से अधिक। अभी इसी पे जो है कि बार बार चर्चा चल रही है। हर बार इसी पे जो है एक संस्था के द्वारा गठन करके इस पे बातचीत की जाती है सभी देशों से, कार्बन के उत्सर्जन को कम किया जाए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प की कितनी ऊंचाई पर विलुप्त हो जाते हैं? ये दोनों कितनी ऊंचाई पर विलुप्त हो जाते हैं? ऑप्शन है 150 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 130 किलोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ये 90 किलोमीटर पर जाकर विलुप्त हो जाते हैं। अगला ऑप्शन है कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन क्षरण के लिए प्रमुखतया जिम्मेदार है? ओजोन क्षरण के लिए कौन जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन। सही ऑप्शन है क्लोरीन। क्लोरीन जो है ये ओजोन क्षरण के लिए प्रमुख जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वायुमंडल की किस परत में उल्काएं जलती हैं? तो किस मंडल में उल्का जलती हैं? ऑप्शन है मध्यमंडल, क्षोभमंडल, एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। सही ऑप्शन है मध्यमंडल। मध्यमंडल में जो है इसे बोलते हैं मीसोस्फीयर। इसी में उल्कापिंड जलते हैं। और जो है बादल बनना, बिजली गरज चमकना, ये सब जो है क्षोभमंडल में होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों को अपवर्तित कर देती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को अपवर्तित कौन करती है? ऑप्शन है क्षोभमंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल। सही ऑप्शन है जो आयन मंडल है ये चुंबकीय तरंगों को अपवर्तित करती है। ठीक, और समताप मंडल जो होता है इसमें जहाज उड़ाने के लिए अनुकूल माना जाता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से उपसौर के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन सही दूरी है? उपसौर के समय पूछ रहा है। 146 मिलियन, 147 मिलियन, 148 मिलियन, 150 मिलियन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है उपसौर के समय 147 मिलियन किलोमीटर हो जाती है। ठीक, और अगर अपसौर पूछे, अपसौर के समय 152 मिलियन किलोमीटर हो जाती है। ठीक, चलिए अगला देते हैं। और ये एक प्रश्न और, उपसौर और अपसौर होता कब है? देखिए अपसौर जो होता है ये 4 जुलाई को होता है। उपसौर जो होता है ये 3 जनवरी को होता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि स्ट्रालर के अनुसार मलबा ढाल का अन्य नाम क्या है? तो मलबा ढाल का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन है इसमें पहला ऑप्शन है निस्वावन ढाल, मलबा नियंत्रित ढाल, घाटी तलागार ढाल, प्रसुप्ता ढाल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है निस्रावन ढाल। इसे निस्रावन
निश्रावण ढाल। ठीक, निश्रावण ढाल। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि शुष्क प्रदेशों में पर्वतपदी ढलवा मार्ग पर नदियों द्वारा निक्षेपित बालू कहलाती है। निक्षेपित बालू कहलाती है। ऑप्शन है हमादा, बजादा, मरुप्रक्षालन, पेडीमेंट। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बजादा। वो बजादा कहलाती है। अगला है सुमेलित करना है आकृति, भू आकृति और अपरदन के कारक। आइए सुमेलित करते हैं, इसको देखते हैं। जीवजेन, बहता जल, पोलजे, हिमानी, केम, पवन, रैपिड्स, भूमिगत जल। देखिए जो जीवजेन होता है ये तो पवन से बनता है। ठीक, जीवजेन जो होता है वो पवन से बनता है। पोलजे जो हो वो भूमिगत जल से बनता है। केम केटिल हम जो है ये सब हिमानी से बनता है। रैपिड्स जो है ये बहता जल से बनता है। सही ऑप्शन है 3, 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आनत शैल स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन है नतिलंब, नति, अपनति, मुक्त फलक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उसे नतिलंब कहा जाता है। आनत शैल स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को नतिलंब कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अपघर्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कपा अवखंडित हो जाते हैं। तो किसके द्वारा? एक कड़ है, कड़ ये जो है कि दागी लगी है ना, इसीलिए क्लियर नहीं हो रहा था। कड़ अवखंडित हो जाते हैं। ऑप्शन है भौतिक अक्षय में द्वितीय प्रक्रिया, रासायनिक अक्षय में प्राथमिक प्रक्रिया, रासायनिक अक्षय में द्वितीयक प्रक्रिया, भौतिक अक्षय में प्राथमिक प्रक्रिया। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भौतिकी अक्षय में प्राथमिक प्रक्रिया। अगला है कणिका में विघटन ... एक उदाहरण है। इसका यांत्रिक अक्षय का, रासायनिक अक्षय का, पादप अक्षय का? कोई नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक अक्षय का। कणिका में विघटन जो है वो यांत्रिक अक्षय का उदाहरण है। अगला प्रश्न है पर्वत निर्माण के संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? संवहन तरंग के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है जोली, डेली, जेफ्रे, होम्स। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये होम्स का हो, जो संवहन तरंग सिद्धांत होम्स का है। ठीक, ये कब दिए थे? तो ये 1928-29 में दिए थे। ठीक, ये रहा 63 प्रश्न की आज की श्रृंखला। ठीक, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।